हे गाइस व्हाट्सअप। आशा करता हूँ आप लोग सब परिवार समेत अपने घर पर लॉकडाउन में सुरक्षित एवं सुखमय होंगे। दोस्तों, आज भारत समेत विश्व की लगभग 215 देश कोरोना वैश्विक महामारी से पीड़ित है, जो मानव जाति के इतिहास का सबसे बड़ा संकट है। इसी बीच भारत में 7 मई को विशाखापट्टनम की घटना ने आज फिर भोपाल त्रासदी जैसी घटना को दोहराया है, जिसकी क्षतिपूर्ति आज तक नहीं हो पाई है। इस क्रम में आज हम लोग भोपाल एवं विशाखापट्टनम गैस त्रासदी जैसी घटनाओं पर चर्चा करेंगे। यह घटनाएं हमारे आगामी परीक्षाओं में राष्ट्रीय घटनाक्रम के मुद्दों में महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भोपाल गैस त्रासदी एवं विशाखापट्टनम गैस त्रासदी। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे भोपाल गैस त्रासदी पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, यह तस्वीर भोपाल गैस त्रासदी की बाद की तस्वीर है। यह तस्वीर मानव समाज को विचलित करने देने वाली तस्वीर है, जिससे त्रासदी के बाद की भयावह स्थिति का अनुमान लगा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ से हम लोग भोपाल गैस त्रासदी पर चर्चा शुरू करते हैं। दोस्तों, 2 दिसंबर 1984 की रात को भोपाल की एक फैक्ट्री में जहरीली गैस के रिसाव से हजारों लोगों की जानें चली गई। दोस्तों, यहाँ पे डेट काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे विभिन्न एग्जाम के लिए, एग्जाम के दृष्टिकोण से। दोस्तों, 2 दिसंबर 1984 की रात को भोपाल की एक फैक्ट्री में जहरीली गैस के रिसाव से हजारों लोगों की जानें चली गई। इस घटना को भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, फैक्ट्री का नाम क्या था? फैक्ट्री का नाम यूनियन कार्बाइड था, जो अब उसका नाम डाउ केमिकल्स है। वर्तमान में उसका नाम डाउ केमिकल्स है। दोस्तों, कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? सबसे अहम सवाल। और इस पर कई विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि भोपाल त्रासदी के दौरान कौन से गैस का रिसाव हुआ था। तो दोस्तों, भोपाल त्रासदी के दौरान जिस जहरीली गैस का रिसाव हुआ था वह था मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड जिसे मीक भी कहते हैं। मिथाइल आइसोसाइनाइड से भोपाल के इस प्लांट में कीटनाशक बनते थे। दोस्तों, इस गैस से प्लांट में कीटनाशक बनते थे, कीटनाशक दवाइयाँ बनती थी। अब जानते हैं हम लोग मिथाइल आइसोसाइनाइड के बारे में कि ये क्या है। यह एक जहरीली गैस है जिसका इस्तेमाल कीटनाशक आदि बनाने में किया जाता है। अगर ये गैस 11 ppm पार्ट्स पर मिलियन की दर से हवा में मिले तो 1 मिनट में हजारों लोगों की जान जा सकती है। इसका तात्पर्य समझिएगा दोस्तों। इसका तात्पर्य हुआ कि अगर 10 लाख गैस के अणु में से अगर 21 कण, मात्र 21 कण भी अगर हवा में मिल जाते हैं तो 1 मिनट में उससे हजारों लोगों की जानें जा सकती है। उससे हजारों लोगों की जानें जा सकती है। भोपाल त्रासदी के दौरान भोपाल में करीब यह गैस 40 टन, भोपाल में करीब यह 40 टन मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का क्या हुआ था? रिसाव हुआ था। दोस्तों सोचिए, 21 कण 1 मिनट में हजारों लोगों की जान ले सकती है, तो 40 टन मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस की लीक होने से भोपाल में कैसा भयावह का परिस्थिति उत्पन्न हुआ होगा। दोस्तों, यह गैस इतनी खतरनाक है,
इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि आज भी भोपाल के प्रभावित क्षेत्रों में इस गैस का असर है। गैस पीड़ितों गैस पीड़ित लोगों की दूसरी और तीसरी पीढ़ी किसी न किसी बीमारी की चपेट में है, आज भी उस गैस के कारण। ज्यादातर बच्चे आज भी मानसिक रूप से कमजोर पैदा होते हैं। कितने लोगों की जानें गई थी, यह भी काफी महत्वपूर्ण है। सरकारी आंकड़े के अनुसार त्रासदी के बाद 5,000 लोगों की मौत हुई थी, किंतु माना जाता है कि इस हादसे में लगभग 15,000 से अधिक लोग मारे गए थे। कैसे हुआ हादसा, ये काफी महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर हम लोग को चर्चा करना है। बताया जाता है कि फैक्ट्री के एक टैंक जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड में पानी मिल गया था। इसका तात्पर्य यह है दोस्तों कि फैक्ट्री में एक टैंक जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस भरी हुई थी, उस गैस के टैंक में पानी मिल गया था और पानी मिल जाने के कारण उसके बाद रासायनिक प्रक्रिया हुई और टैंक पर दबाव बना और दबाव प्रेशर की वजह से टैंक खुल गया और गैस लीक हो गई। कारखाने में अलार्म सिस्टम था, लेकिन यह भी घंटों तक बेअसर रहा। दोस्तों, आमतौर पे अलार्म नहीं बज पाया, जिसके कारण क्या हो गया कि वहाँ के जो कर्मचारी थे वो एक्टिव नहीं हो पाए और अपना समय पे वो सतर्क नहीं हो पाए, उसका ट्रीटमेंट नहीं कर पाए। इसके अलावा भी कई ऐसे कारक हैं जो कि त्रासदी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जब बड़ी संख्या में लोग गैस से प्रभावित होकर आंखों में और सांस की तकलीफ की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंचे, तो डॉक्टरों को भी पता नहीं था कि आपदा का कैसे इलाज किया जाए। संख्या भी इतनी अधिक थी कि लोगों को भर्ती करने का भी जगह नहीं थी। अस्पताल में लोगों को ट्रीटमेंट और भर्ती करने की भी जगह नहीं थी। कहाँ चूक हुई, आखिर कहाँ चूक हुई जिसके कारण गैस का रिसाव हुआ और भोपाल जैसे भयानक त्रासदी का सामना करना पड़ा। अगर चूक की बात करें तो कारखाना में कई सुरक्षा उपकरण ना तो ठीक हालत में थे और ना ही सुरक्षा के अन्य मानकों का पालन किया गया था। दूसरी ओर कारखाने में सुरक्षा के लिए रखे गए सारे मैनुअल अंग्रेजी में थे, जबकि कारखाने में कार्य करने वाले ज्यादातर कर्मचारी को अंग्रेजी का बिल्कुल ज्ञान नहीं था। दोस्तों सोचिए, दैट मीन्स जो कर्मचारी, जो स्टाफ थे, जो वहाँ वर्कर के रूप में कार्य कर रहे थे, वे लोग इंग्लिश का ज्ञान उनके पास नहीं था, जबकि सारे जो इंस्ट्रक्शन थे, सुरक्षा सामग्री का जो इंस्ट्रक्शन थे, सुरक्षा उपाय था, वो सारे इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में थे, जिसके कारण वह उस सुरक्षा इंस्ट्रक्शन का उपयोग नहीं कर पाए और लोग सुरक्षा के लिए वो अपना प्रयास नहीं कर पाए। साथ ही पाइप की सफाई करने वाले हवा के वेंट ने भी काम करना बंद कर दिया था। टैंक में निर्धारित मात्रा से ज्यादा मिल्क भरी थी तथा गैस का तापमान भी निर्धारित 4.5 डिग्री की जगह 20 डिग्री था। दोस्तों यहाँ पर जो टैंक में गैस का कैपेसिटी था, उस कैपेसिटी से ज़्यादा गैस टैंक में भरी गई थी। साथ ही साथ जो गैस की स्टोरेज जो डिग्री निर्धारित की गई थी, टेम्परेचर निर्धारित की गई थी, वो 4.5 थी, जबकि उस समय जो डिग्री पे जो स्टोरेज किया गया था वो 20 डिग्री से ज़्यादा था, जिसके कारण भी काफ़ी इफेक्ट हुआ।
साथ ही साथ मिग को कूलिंग स्तर पर रखने के लिए बनाया गया फ्रीजिंग प्लांट भी पावर का बिल कम करने के लिए बंद कर दिया गया था। सोचिए दोस्तों, यहाँ पर बिजली इलेक्ट्रिसिटी बिल को बचाने के लिए जो फ्रीजिंग प्लांट था उसकी पावर को यहाँ पर कम कर दिया गया था, जिसके कारण भी यह समस्या देखने को मिला। आज भी मुद्दा क्यों चर्चित है, आज भी मुद्दा क्यों चर्चित है, इस पर हम लोग बात करते हैं। दोस्तों, गैसों से प्रभावित लोगों को अभी तक उचित मुआवजा नहीं मिला, ना ही लोगों को न्याय मिला है। गैस से जो त्रासदी से जो प्रभावित थे, आज तक पीड़िता को ना तो सही उचित मुआवजा मिला, ना ही तो लोगों को अभी तक न्याय मिल पाया है। ये देख सकते हैं यहाँ पे सही आंकड़े, सही मुआवजा देना होगा। जो पीड़ित वर्ग थे वो आज भी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ पे वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। यहाँ पे ये बात ये है कि कंपनी का मुख्य प्रबंधन अधिकारी जो मैनेजिंग डायरेक्टर था, वारेन एंडरसन, हादसे के बाद भारत से अमेरिका भाग गया। और ऐसा माना जाता है दोस्तों कि अमेरिका में इसकी काफी दर्दनाक मृत्यु भी हुई है। अब आगे हम लोग देखते हैं विशाखापट्टनम गैस त्रासदी। विशाखापट्टनम गैस त्रासदी, विशाखापट्टनम गैस त्रासदी को देखेंगे, जो कि 7 मई को विशाखापट्टनम में घटित हुई है। ये देख सकते हैं एलजी पॉलीमर इंडिया कंपनी थी जहां पे ये घटना घटित हुई। ये आप देखते हैं दोस्तों, इसी 7 मई को विशाखापट्टनम की प्लास्टिक बनाने वाली फैक्ट्री एलजी पॉलीमर लिमिटेड, हाँ दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये कंपनियां, में जहरीली गैस का रिसाव हुआ, जिससे लगभग 15 लोगों की मौत हो गई। कौन सी गैस लीक हुई थी? तो दोस्तों जो गैस था वो था स्टायरीन गैस था। क्या है स्टायरीन गैस, ये भी जानते हैं। स्टायरीन गैस ऑक्सीजन के साथ आसानी से घुलने वाली गैस है। स्टायरीन गैस का इस्तेमाल उद्योगों में किया जाता है। इस गैस का इस्तेमाल प्लास्टिक की चीजों को बनाने में किया जाता है। इसके संपर्क में आने से फेफड़े पर बुरा असर पड़ता है, आंखों में तेज जलन, सीने में तकलीफ, दिमाग एवं रीढ़ की हड्डी पर असर पड़ता है। ज्यादा समय के लिए शरीर में गैस रहे तो लीवर पर भी प्रभाव पड़ता है। स्टायरीन हवा के साथ मिलकर जहरीली गैस में बदल जाती है। यह दिमाग और स्पाइन पर असर करता है। लोग चलते चलते गिरना शुरू हो जाएंगे। ऐसे केस में कैसे हुआ हादसा, सबसे बड़ा सबसे अहम सवाल है, कैसे हुआ आखिर यह हादसा? तो जानते हैं, यह गैस पानी की तरह तरल अवस्था में रहती है। इस गैस का भंडार 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पर किया जाता है। तो दोस्तों इसी से हम लोग अनुमान लगा सकते हैं, यह गैस तरल अवस्था में रहता है। इसका भंडारण 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे की जाती है। इसका तात्पर्य यह हुआ दोस्तों, कहीं ना कहीं सुरक्षा चूक के कारण यह टेम्परेचर ऊपर आ गया होगा, 20 डिग्री से ऊपर चला गया होगा, और जो गैस तरल अवस्था में है वो गैसीय अवस्था में बनना शुरू हो गया होगा, और गैसीय अवस्था में बनने के बाद यह लीक होना शुरू हो गया होगा, और ये फिर त्रासदी का रूप धारण कर लिया। तकनीकी खामी के कारण टैंक में रखे गए स्टायरीन का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया और वह गैस में बदलकर लीक हो गई। हाँ दोस्तों, वही हुआ कि इसका तापमान जो निर्धारित 20 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम था,
उससे यह क्या किया गया, ऊपर चला गया होगा और वो तरल पदार्थ वो गैसीय फॉर्म में बदलकर लीक होना शुरू हो गया। जिला प्रशासन ने आरंभिक जांच में बताया है कि 2 टैंकों में रखी स्टायरीन से जुड़ी प्रशीतन प्रणाली है ना, रेफ्रिजरेशन सिस्टम में तकनीकी खराबी आने के कारण गैस लीक हुई। दोस्तों, ये जो दो टैंक में ये जो गैस रखे गए थे, वह गैस में उचित मात्रा में, डेट मीन्स एक बैलेंसिंग तौर पे फ्रीजिंग प्रणाली काम नहीं कर पाया, जिसके कारण ये हुआ कि तापमान में वृद्धि हुई और तापमान में वृद्धि होने के कारण यह तरलीय गैस गैसीय फॉर्म में बन गया और लीक होना शुरू हो गया। अब यहाँ पे जानिएगा एलजी पॉलीमर इंडिया लिमिटेड क्या है, ये जानते हैं दोस्तों। एलजी पॉलीमर इंडिया लिमिटेड ये क्या है, जहां जिस कंपनी में यह घटना हुई है, जानते हैं दोस्तों। एलजी पॉलीमर इंडिया लिमिटेड इंडिया दक्षिण कोरिया की रसायन कंपनी एलजी केम की कंपनी है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। यह दक्षिण कोरिया की रसायन कंपनी एलजी केम की कंपनी है। एलजी केम ने एक स्थानीय कंपनी का अधिग्रहण कर 1997 में भारत में इस क्षेत्र में कारोबार शुरू किया था। तो दोस्तों, यहाँ पे एलजी केम ने 1997 में कंपनी को अधिग्रहित किया और यहाँ अपना निवेश कर यहाँ पर अपना कार्य करना शुरू किया था। तो दोस्तों, ये था विशाखापट्टनम त्रासदी एवं भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित महत्वपूर्ण टू द पॉइंट्स, टॉप पॉइंट को रखा गया, टू द पॉइंट को रखे हमने, और आशा करते हैं कि यह आईएएस पीसीएस सहित तमाम एसएससी रेलवे एग्ज़ामों में काफ़ी ये हेल्पफुल होगा। और आशा करते हैं कि आप लोग की लॉकडाउन के दौरान आप लोग सुख से मंगलमय से रहें और घर पे सुरक्षित रहें, सुख में रहें। थैंक यू।